ये लाइव क्यों नहीं चलते हम लोग? लाइव नहीं चलता ना? नहीं, बच्चे देखते हैं लाइव, तो यही नहीं चल रहा। चलिए, कुछ सेकंड बाकी है। किसका किसका? कैसे? ज्यादा लगी क्या? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है? तो फिर तो इन्होंने आपको अकेडमी में कहीं इंफॉर्मेशन दी इसका? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। नहीं नहीं नहीं, आप परवेज खान सर को कॉल करते एक बार, कुलदीप गांधी सर को कॉल करते, हमें ही कर देते। नहीं, वो तो अच्छा है, आपने टाइमली पहुंचाया, बट बोल देते तो कुछ ना कुछ तो होता, ऐसा नहीं है। और नहीं तो हम में से कोई मास्टर पहुंच जाता ना। चलिए, डिस्कस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स लास्ट क्लास में। यस, चलिए देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको, भाई वापस आ जाएंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया Zn प्लस HCl जो होता है, Zn प्लस HCl जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, आपके NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर रहा है। सेम टू सेम अगर अपन बात करें तो Fe प्लस HCl भी ये काम कर रहा है, उसके अलावा Sn प्लस HCl भी ये काम कर रहा है। अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि बताओ सबसे बढ़िया काम कौन करके देगा, तो ये वाला करके देगा। क्यों? क्योंकि इसमें बनता है FeCl2, जिसके हाइड्रोलिसिस से आपको वापस क्या मिल जाता है? HCl। तो आपको HCl बाल्टी भर के लेने की जरूरत नहीं है, एक बार रिएक्शन में इनिशिएट हो जाए उसके बाद तो रीजनरेट होता रहता है रिएक्शन के अंदर, तो इसको प्रेफरेंस दी जाती है। एक और बात मैंने आपको, जब एल्केन्स में कुछ कौन से नंबर का है? थर्ड नंबर, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स के रिडक्शन से आपके सामने अमीन्स बन जाते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, मान लीजिए आपके सामने एक प्राइमरी अमाइड दिया हुआ है और आप इसका रिडक्शन करवाना चाहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? है, पर थोड़ा सा वीक और सेलेक्टिव। एक बार आप रिडक्शन करवाना चाहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कई बार देखो इसके बाद वाटर लिख देता है, कई बार नहीं लिखता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप भी जानते हैं H2O प्रोटोनेशन के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहां से आएगा H-, तो ये तो आपका रिड्यूस करता ही नहीं है। देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन और उनसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है उनको रिड्यूस करता है। क्लियर? एसिड क्लोराइड ये रिड्यूस नहीं करता, ये रिड्यूस करता है और नाइट्रोजन वालों से क्या बना देता है? अमीन। सेम कार्बन का क्या बना देगा? अमीन। इसमें से इस ऑक्सीजन को गायब कर देता है पूरे को, तो अमाइड से क्या बन जाता है? अमीन। बताइए, कौन से डिग्री का अमाइड है? 1 डिग्री का आपका अमाइड है। तो अमीन भी कौन हो? तो कई जगह पर बातें बताई जा सकती है। बताइए, कौन सा डिग्री का अमाइड है? 3 डिग्री का अमाइड हमारे सामने है, और जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना कर दे देगा हमें? 3 डिग्री का अमीन। सेम कार्बन का उसी डिग्री का अमीन बनाकर दे देगा, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन को गायब करके H लगा देता है, ऑक्सीजन को गायब करके H लगा देता है, ये बन जाएगा हमारे सामने 3 डिग्री अमीन। ये पार्ट भी आपके एनसीईआरटी में प्रिपरेशन मेथड में दिया हुआ है। आप इसको नॉर्मली रिडक्शन में पढ़ते हैं, जब आप एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ते तो रिडक्शन के अंदर ये बातें बताई जाती है। नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो एक नेम रिएक्शन है, हालांकि उसके अंदर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। बोर्ड में वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जब हम बोर्ड देते हैं ना तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों याद रखने पड़ते हैं। दोनों याद क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, पूरा याद रहता रहता है। जैसे वर्ड कहने जा रहे देखते हैं तो जो याद करके गए सब नाप देते हैं,
और देखते हैं 5 नंबर में है तो ज्यादा लिखते हैं, 2 नंबर में है तो कम लिखते हैं। हालांकि हमें आता उतना ही है, लेकिन हमको पता है 5 नंबर में इतने में 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस। स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, याद करके आया हूं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अमाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? अमीन। अमाइड टू अमीन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन को हटा के एच लगा देने, बस। क्लियर? बाकी जो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री। ये लीजिए। नेक्स्ट नंबर बताओ कौन सा है? नंबर 4, गैब्रियल थैलाइमाइड। पीएच साइलेंट है भाई। गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस, यानी कि यहां से हम अमीन्स बनाएंगे। पहले इसमें 2-4 बातें लिखेंगे। हमें दिक्कत कब आएगी? जब वो हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कह देगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी गैब्रियल थैलाइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। बाकी अगर रिएक्शन देगा तो हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्लो में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लिखिए सबसे पहले, यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड only, using this method only, using this method only, primary aliphatic amines can be prepared. Using this method only, primary aliphatic amines can be prepared. पहली बात तो प्राइमरी अमीन बना पाओगे, और प्राइमरी में भी कौन से बना पाओगे? एलिफेटिक। सर ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में कैसे पहचानेंगे? बताऊंगा। नेक्स्ट, primary aromatic amines can't be prepared using this reaction. Primary aromatic amines, primary aromatic amines ब्रैकेट में एनिलीन लिख दो, क्योंकि एनिलीन भी एक प्राइमरी एरोमेटिक ही होता है। प्राइमरी एरोमेटिक ब्रैकेट में क्या लिख दो? एनिलीन। can't be prepared using this reaction. Can't be prepared using this reaction because aryl halides, because aryl halides, because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution, because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution, nucleophilic substitution with the anion, do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalaimide, formed by thalaimide, formed by thalaimide, जो लिखा हुआ ऊपर, पीएच साइलेंट है। चलिए अब दोबारा नहीं बोलूं बिकॉज से, एक बार एनसीईआरटी की लाइन वापस देखिए इधर देखिए, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल रिएक्शन है। ये हमारे सामने दिया गया है थैलाइमाइड। इमाइड है, अमाइड नहीं है। इमाइड आप जानते हैं जिसमें नाइट्रोजन 2 कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसी का ही नाम है थैलाइमाइड। पीएच साइलेंट है, ये है थैलाइमाइड। क्लियर? अब इसमें ये वाला जो बेटा हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का नेचर कैसा है? एसिडिक। इस हाइड्रोजन का नेचर आपका एसिडिक होता है। एसिडिक होने का कारण ये नहीं है कि भाई ये केवल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए एसिडिक है। इस H+ को हटाकर एक बार कॉन्जुगेट बेस बनाओ। जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और वो नेगेटिव इधर CO के साथ रेजोनेंस करेगा, उधर CO के साथ रेजोनेंस करेगा। तो इन CO ग्रुप्स का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो इस हाइड्रोजन को क्या बना रहा है? एसिडिक। बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मान लो अगर मैंने रिएक्शन किसके साथ करवा दी है? KOH के साथ। किसके साथ करवा दी है? KOH के साथ। तो इसमें K+ और OH क्या रहेगा? माइनस। सही बात है कि नहीं? अब बताओ, OH- एक एनायन है, और एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन रहने वाली मेरे भाई। अगर रिएक्शन आगे बढ़ी तो बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अब आपको बताऊंगा
कि ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है। एक लोन पेयर तो पहले था, एक लोन पेयर और आ जाएगा, साथ में रहेगा के प्लस, वाटर भी बन जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अभी तो इसने एक ही सीओ के साथ रेजोनेंस किया है, अभी तो इसने कितने सीओ के साथ रेजोनेंस किया है? एक ही सीओ के साथ रेजोनेंस किया है। अभी ये उस सीओ के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। मैंने एरो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल करना कंफ्यूजन पैदा कर देगा वरना। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो बताओ सीओ का माइनस आर इसको स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी प्रकार से सीओ का माइनस आर भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो इनफैक्ट इस हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है ना, ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए एच से भी ज्यादा एसिडिक है। जब यहां पर आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके सामने क्या बनेगा? वाटर। तो एक दिन आपसे इस एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी पर बात करेगा, और जब फिजिबिलिटी पर बात करेगा तो लोग पीके वैल्यू की बात करेंगे। हालांकि ये रिएक्शन आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन यहां से यहां जा रही है। दिस रिएक्शन इज मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका बना हुआ ये एनायन है, इसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? एल्काइल हैलाइड। बेटर है जो आप एल्काइल हैलाइड लो वो कौन सा लो? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या लो? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बेटर है कि आप 1 डिग्री ले। लेकिन सर 1 डिग्री ही क्यों ले? देखो, आप बताओ, एक्स दो तरीके से हटता है, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, और आप जानते हैं ये एनायन है। बताओ, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, जो कि एस के पास एसिडिक एच नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर, वो भी नहीं है इसके पास। तीसरा काम SN2 या E2, तो SN2 का सीधा कंपटीशन E2 से होता है। तो अगर आपके एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री होंगे तो E2 भी हो सकता है, इसलिए आप एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लोगे तो बेटर है। तो बताइए, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा खटैक। दिस स्टेप इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। सही है कि नहीं है? रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी, और जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो आप बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग जाएगा आकर? आपका एल्काइल ग्रुप। रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा एल्काइल ग्रुप। उसके बाद हम कर देंगे इसका हाइड्रोलिसिस। या तो आप इस्तेमाल में लोगे एक्वस KOH, या फिर आप इस्तेमाल में लोगे एक्वस NaOH, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर। और आपने कई बार वाटर से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा है, और हम जुगाड़ से जब भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं तो बताइए किस प्रकार से जुगाड़ लगाते हैं? H यहां पर और OH यहां पर। इस बॉन्ड को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो इधर कौन आ जाएगा हमारे सामने? OH, और उधर कौन चला जाएगा? H। पहले बताओ, नाइट्रोजन पर कितने R आ गए हैं? सॉरी, नाइट्रोजन पर कितने H आ गए हैं? एक और एक, दो। जब नाइट्रोजन पर 2 H होते हैं तो बताओ कौन से डिग्री का मीन होता है? वो 1 डिग्री। अब आपका R प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उससे कोई फर्क ही? इस रिएक्शन में नाइट्रोजन पर हमेशा कितने H आएंगे? 2, और 2 H आएंगे तो अमीन हमेशा ही 1 डिग्री बनेगा। तो यह आपके सामने बनकर आ गया है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। क्या बन गया है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है। साथ में आप बताइए क्या बनेगा? यहां भी OH, यहां भी OH। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो एसिड एसिड रहेगा कि उसका सोल्ट बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा। तो यहां पर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये रिएक्शन के आपके कौन से प्रोडक्ट हैं? फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपको एक बात बोला गया है कि यूजिंग दिस रिएक्शन, पहले बताओ ये कौन सी डिग्री का अमीन है? कौन से डिग्री का अमीन है? 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन पर 3 H है तो अमोनिया, 2 H है तो 1 डिग्री अमीन, 1 H है तो 2 डिग्री अमीन, और एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री अमीन। अमीन्स की डिग्री ऐसे नहीं डिसाइड होती है अल्कोहल की तरह कि कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। नहीं, नाइट्रोजन पर कितने H है उससे डिग्री डिसाइड होती है। तो आप सोचो, अगर आप गलती से 3 डिग्री ले लेते, 2 डिग्री ले लेते अमीन, तो फिर भी क्या बनता? 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन पर तो 2 ही H आते। तो पहली बात तो 1 डिग्री ही बनेगा इस रिएक्शन से। दूसरी बात, 1 डिग्री में एरोमेटिक नहीं बना सकते। एरोमेटिक बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन पर क्या लगाना पड़ेगा? एरोमेटिक रिंग, यानी कि फिनाइल ग्रुप जब लगा दोगे तो ये आपका एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। क्या है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। 1 डिग्री है 2 H है। एरोमेटिक है क्योंकि रिंग से सीधा आपका रिंग, सॉरी,
नाइट्रोजन से सीधा आपकी एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, तो इसको एरोमेटिक बोलते हैं। अगर आप नाइट्रोजन पर फिनाइल रिंग लाना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर बताइए क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। और एराइल हैलाइड आपका SN2 देता तो फिर आप इससे 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। सेकंड लाइन मैंने यही लिखवाई है, जल्दी से छापेंगे आगे बढ़ेंगे। दो दो कोड़ी के सवाल हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपका सीक्वेंस रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा, अटक ही नहीं सकता। क्वेश्चन आपका कब अटकेगा, जब आपसे पूछ लेगा कि बताइए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कौन सा है, तब हमें याद रखना पड़ेगा, वरना तो फ्लो में जाएगा। और अमीन्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक अपना बना हुआ है, जिसने उस क्वेश्चन बैंक को निपटा दिया, अमीन्स का उसका क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता। पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर की हुई है इसके अंदर। अभी एल्डिहाइड के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया क्योंकि अभी आप लोग पार्ट टेस्ट में बिजी हैं। तो जब एल्डिहाइड कीटोन अपना पार्ट टेस्ट में रहेगा 12th एनसीईआरटी, तब उसको ढंग से रगड़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स को बढ़िया तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को भी बढ़िया तरीके से, अल्कोहल फिनोल का भी मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था। जो बच्चा कर रहा होगा उसको पता चलेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है कुछ तो उसके अंदर, और वो नहीं है जो आपको ELP और मॉड्यूल में मिले हैं। ये अपनी आदत नहीं, एकदम अलग वैरायटी का क्वेश्चन। बताओ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है, SN2। तो जो आपके हैलाइड्स SN2 नहीं देते वो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट नहीं हो सकते। कल एक दिन पूछ लेगा, बताओ विच RX कांट बी यूज्ड इन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो SN2 से जा रहा है। SN2 जो नहीं देंगे उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस रिएक्शन अपन यहां पर इन्वॉल्व करेंगे। अब मैंने रिएक्शन विद अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव में बस हल्का सा बता के छोड़ दिया था कि पहले तो सोल्ट बनेगा और सोल्ट को हीट करोगे तो अमाइड बनेगा। उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाया नहीं, हालांकि एनसीईआरटी ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम यहां कवर कर देते हैं। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? चलिए बढ़ सकता हूं आगे। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं बन सकते। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच अमीन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनता, 1 डिग्री में एरोमेटिक नहीं बनता। क्या हाइड्रोलिसिस बेटा मीडियम रिक्वायर्ड होता है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, OH माइनस इज कैटलिस्ट। कौन सा बेटा? नहीं वो तो लिखा नहीं मैंने, तो लिख दो यहां पर। क्लियर? देखो इसमें मैंने रेजोनेंस करवाने का कारण क्यों बताया। मैं रेजोनेंस नहीं भी करवाता, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि डीप्रोटोनेशन के बाद जो एनायन बना है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इट कैन अटैक वाया नाइट्रोजन एंड इट कैन अटैक वाया ऑक्सीजन। और आप बताओ RX का बॉन्ड टूटा हुआ है या तोड़ना है? SN2 में एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, मोरियन या लेसियन? हर जगह वैलिड है जो पॉइंट आपको बोला है। लोग तो अभी जानने लगे अच्छा ये भी एम्बीडेंट है, वरना CN माइनस में वही खत्म हो लेते हैं एम्बीडेंट की बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे सामने दिया गया है, इधर है CH2 CH3, इधर अगर अपन बात करना चाहें CH CH3, इस प्रकार से रिएक्शन हम करवाएंगे KMnO4 के साथ। KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर यहां पर रिएक्शन करवाई गई है, प्रोडक्ट बनकर आएगा। उस प्रोडक्ट को हम H+ की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, चलो ऐसे नहीं, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया के साथ, और अमोनिया किस में लेंगे, एक्सेस में। फिर उस बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, हीट,
फिर बने हुए प्रोडक्ट को हम करेंगे स्ट्रॉन्ग हीट, फिर से दोबारा से हीट करेंगे। फिर जब मैं डिस्कशन कर रहा था कि अगर यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो पूरी साइड चेन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर यहां पर बेंजाइलिक एच है तो साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर? दिस इज गिवन इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर आपकी अल्काइल चेन में बेंजाइलिक एच है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। तो यहां पर आपके सामने बनकर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर वाले पार्ट से भी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर वाले पार्ट से भी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यह तभी होगा जब आपकी एल्काइल चेन के पास कम से कम एक बेंजाइलिक एच होना चाहिए। अगर यहां बेंजाइलिक एच नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अब बताओ रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन जब फॉर्मेशन होगी सॉल्ट, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सबसे पहले आपके सामने सॉल्ट बनेगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें इस पर नेगेटिव और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। फिर आप उसको हीट करोगे और जैसे ही आप सॉल्ट को हीट करोगे तो आपका वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अमाइड। तो यहां पर आपके सामने अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस प्रकार से। हीट करने पर यहां से वाटर रिलीज होकर अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बना देना है और बने हुए सॉल्ट को हीट करोगे तो डिहाइड्रेट हो जाता है। अब कहता है और हीटिंग कीजिए। क्या कीजिए? और हीटिंग कीजिए, मतलब रिएक्शन को और करवाइए। अब रिएक्शन फिर से आगे जा सकती है और इसमें रट्टा मारने वाली कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए किस प्रकार से रिएक्शन होगी? इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? अगर ये करे इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटे खटैक और ये वापिस बॉन्ड बनाए तो NH2 को बाहर निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन जब आगे चलेगी तो ये वाला प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो मोशन में बताओगे, ये एज इट इज रहेगा। ये बॉन्ड अब किससे बनने लगेगा? नाइट्रोजन से। और जब इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया होगा तो ये क्या हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो आपके सामने ये बनकर आ जाएगा जो कि आपका रिएक्टेंट होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन का। आप देखो हमारी रिएक्शन यहां से शुरू होती थी, हम इसको भी बनाकर लाए हैं रिएक्शन के अंदर। क्लियर? तो ये हमारे सामने बन जाएगा थैलाइमाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? थैलाइमाइड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बताइए। कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। क्या हुआ है? ऐसे नहीं, इंट्रामोलिकुलर हो गया है वो अलग बात है। इसने अटैक करके उसको बाहर निकाल दिया है। अब बताइए रिएक्शन में क्या लिया गया है? KOH। और आप सब जानते हैं ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। और एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और यहां से एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? कॉन्जुगेट बेस। तो बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। साथ में कौन रहेगा? K+ को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ एनायन का पहला काम, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। दूसरा काम, क्योंकि एसिडिक एच नहीं है सामने वाले के पास, एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही नहीं है उसके पास। तीसरा काम SN2 या E2, 1 डिग्री SN2 बढ़िया देते हैं। तो ये करेगा अपने लोन पेयर से अटैक और बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा खटैक। सो ये स्टेप आपका रिएक्शन का SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है इसके बाद तो कुछ बता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा नाइट्रोजन, यहां पर आ जाएगा इथाइल ग्रुप। कौन आ जाएगा? इथाइल ग्रुप। हाइड्रोलिसिस आप जानते हैं किस प्रकार से हैंडल करना है हमको? यहां पर H और यहां पर OH। इसको भी किस प्रकार से हैंडल करना है? यहां पर OH और यहां पर H। बताइए क्या आपके सामने एक 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बन गया कि नहीं बन गया? अगर NH2 पर बेंजीन लग जाता है तो एरोमेटिक अमीन कहलाएगा, नहीं लगता है तो एलिफेटिक अमीन कहलाएगा। तो ये आपके सामने रिएक्शन हो गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने यहां से शुरू किया है। फर्स्ट स्टेप लिख लो, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर अल्काइल चेन के पास बेंजाइलिक एच है तो पूरी साइड चेन कितने भी कार्बन है फर्क नहीं पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखो।
बेटा कैटालिस्ट के तौर पर चाहिए होता हमको, रिएक्शन स्लो होते हैं। काम वाटर का ही है बट बेसिक मीडियम में हो रहा है हाइड्रोलाइसिस। निपटा दिया है क्या? तो ये आपकी रिएक्शन थी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से और यहां तक का स्टेप जो है ना, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैंने बोला था परेशान होने की जरूरत नहीं है, कवर कर दूंगा। अभी तो आगे जो रिएक्शन आएगी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें और कवर कर दूंगा। जल्दी जल्दी निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगले रिएक्शन हेडिंग लगा देंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। प्रिपरेशन मेथड चल रहे हैं। कौन सा है प्रिपरेशन मेथड हमारे सामने? पांचवा। आगे बढ़ सकता हूं मेरे भाई? इधर लिख लो साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर अल्काइल चेन में एक भी बेंजाइलिक एच है तो पूरा COH बन जाता है, पूरा COH बन जाता है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने, नंबर 5, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो मैंने आपको बोला था कि X2 एंड OH माइनस, बताओ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार आते हैं? 2 बार आपके सामने आते हैं। एक तो आते हैं हेलो फॉर्म में और एक बार आते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर। तो हम यही पहुंच गए हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के ऊपर। भाई इस रिएक्शन से सिंपल कोई जुगाड़ नहीं है, इससे सिंपल किसी का जुगाड़ है ही नहीं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर कार्बन क्या हो जाए? कम। तो आपके अमाइड में कार्बन ज्यादा होंगे और बनने वाले अमीन में एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? आपको भी बोल देते हैं कि आप तो वहां जाकर डिग्रेड हो गए। क्लियर? लिखिए इसमें सबसे पहले, दिस मेथड इज यूज्ड to prepare 1 degree amines. This method is used to prepare 1 degree amines. This method is used to prepare 1 degree amines. ब्रैकेट में लिखो aliphatic as well as aromatic. This method is used to prepare 1 degree amines. ब्रैकेट में लिखो aliphatic as well as aromatic. 1 डिग्री अमीन बनेंगे, दोनों बनेंगे, एलिफेटिक भी बनेंगे और एरोमेटिक भी बनेंगे। This method is used to prepare 1 degree amines from 1 degree amides. From 1 degree amides. From 1 degree amides. ब्रैकेट में लिख दो एलिफेटिक as well as aromatic. एलिफेटिक as well as aromatic. आपके 1 डिग्री अमाइड को कहां पर लेकर जाएंगे हम? 1 डिग्री अमीन के अंदर। ये आपका होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि एनिलीन एक आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड की मदद से आप एनिलीन की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ? सबसे पहले अपन जुगाड़ से चलेंगे, मैकेनिज्म पर बाद में आएंगे। पहले सिंपल जुगाड़ करेंगे, देखते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती है। मान लीजिए आपके सामने ये दिया गया है RCONH2। बताइए कौन से डिग्री का अमाइड है ये? 1 डिग्री अमाइड। नाइट्रोजन पर 2 H है तो 1 डिग्री होगा, 1 H है तो 2 डिग्री होगा, एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री। अब यहां पर एल्काइल ग्रुप है या फिर फिनाइल रिंग है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीएच का मतलब समझ गए ना, फिनाइल। अगर R एल्काइल है तो ये आपका एलिफेटिक हो गया, और R अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक हो जाएगा। रिएक्शन जो है आपकी करवाई जाएगी किस प्रकार से? देखो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, इस प्रकार से। क्लियर?
इसी को बताओ कैसे लिखा जा सकता है, मुझे बताते रहो कैसे लिख दो इसको। तो सर इसको तो आप लिख सकते हो NaOBr, पक्का, जिसमें Na प्लस और OBr माइनस। एक बात बताऊं सर, फिर Na प्लस को साइड करो, कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या लिख सकता है OBr माइनस। ये कि ये कंडीशन हेलोफॉर्म वाली थी, और बहुत सारे स्टेप हेलोफॉर्म से भी मिलेंगे। बताओ हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेस के कितने मोल लगते थे? हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेस के कितने मोल लगते थे? 4। अरे 3 मोल तो अल्फा एच हटाने में लग गए थे, और चौथा CH3 को हटाने में, यहां भी 4 मोल लगेंगे। बहुत सिमिलरिटी इन रिएक्शंस के अंदर बेस के। अब जब आप रिएक्शन करवाओगे ना, तो करना क्या है, केवल और केवल CO बॉन्ड को गायब कर देना है। यहां से CO को गायब कर दो, सीधा प्रोडक्ट बना दो। मतलब अगर आपका पीएच ग्रुप था तो पीएच लग जाएगा, और अगर आपका आर ग्रुप था तो आर लग जाएगा। क्या बन जाएगा? NH2। क्या बन जाएगा? NH2। सर ये कार्बन कहां चला गया है? ये कार्बन बाहर निकल जाएगा Na2CO3 की फॉर्म में। तो एक कार्बन आपका कम हो जाता है, जो Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। सर एक दो क्वेश्चन अगर अपन कर ले तो शायद हम कंफर्टेबल फील करेंगे। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नॉर्मली यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये दिया गया है, रिएक्शन करवाई गई है आपकी, अगर अपन बात करना चाहें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, रिएक्शन हमारी करवाई गई है NaOBr के साथ, NaOBr, या फिर रिएक्शन करवाई गई है OBr माइनस। आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बताने हैं सिंपल जुगाड़ से। ये आपके सामने एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइड है। 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, एलिफेटिक एरोमेटिक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिएक्शन करवा रहा है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ? KOBr के साथ। फिर रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ? OBr माइनस के साथ। जल्दी से जल्दी दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताएंगे, और फिर इसमें एक हम अच्छी सीक्वेंस रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी करेंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, बस ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटकेगा। ये आखिरी के चैप्टर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, अमीन्स का जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, अगर आपने उसको सोल्व कर लिया, आपका अमीन का कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आ जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा। थ्योरी को क्वेश्चन ही समझाते हैं, जब क्वेश्चन गलत होता है तब नोटबुक में लिखी हुई बात समझ में आती है कि इसका मतलब ये था। आगे बढ़ सकता हूं? बताइए पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा? आपका गिवन अमाइड क्या है? एक 1 डिग्री अमाइड है। क्या है मेरे भाई? 1 डिग्री अमाइड। और आप जानते हैं कंडीशन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो करना क्या है आपको? केवल और केवल CO को गायब कर देना है। करना क्या है आपको? केवल और केवल CO को गायब कर देना है। तो यहां पर आपके सामने ये अमीन बनकर आ जाएगा, जिसमें आपके रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कार्बन क्या होगा? कम। 1 डिग्री अमाइड से कहां पहुंच गए हो आप? 1 डिग्री अमीन। तो कई बार आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट में कार्बन कम होगा? तो ये उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहे, हाँ, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में भी निकल जाता है। यहां पर अगर अपन बात करें तो बताओ फिर से CO को उड़ा देंगे क्या? 1 डिग्री होना चाहिए, भले वो एरोमेटिक हो। तो ये हमारे सामने है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइड। क्या है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइड। एक मिनट सर, आपने एरोमेटिक क्यों बोला? मैंने बोला था कार्बोनिल कार्बन पर एरोमेटिक रिंग लग जाए, एरोमेटिक बन जाते हो कंपाउंड्स। क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन में भी यही बताया था। तो CO को गायब कर दो और आपके सामने क्या बन जाएगा? एनिलीन। बताइए पहले, क्या इस रिएक्शन से हम एनिलीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी हां। आपको लगेगा कि सर कुछ है ही नहीं, दो कोडी रिएक्शन है, तो बस एक बार चमक जाए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, फिर तो हम टाइल लगने ही नहीं देंगे। CO को उड़ा दे और सीधा क्या बना दे? अमीन। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए एक दो बढ़िया क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे ताकि चीजें हमें समझ में आ सके। भाई मेरे को टाइम दोगे तभी तो क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन लिखने के बाद भी आपको टाइम दिया था। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है?
मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, रिएक्शन करवाया गया है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, प्रोडक्ट बनेगा। बने हुए प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाई जाएगी NaI एसीटोन। आप समझ गए होंगे रिएक्शन कौन सा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर जो है वो रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, NaCN के साथ। किसके साथ, NaCN के साथ। उसके बाद रिएक्शन जो है वो करवाई जाएगी कुछ इस प्रकार से। रिएक्शन हमारे सामने रहेगी 80% कंसंट्रेटेड H2SO4, 80% कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर रिएक्शन आपकी करवाई जाएगी या तो SOCl2 के साथ, या फिर PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ, और फिर रिएक्शन आपकी करवाई जाएगी अमोनिया के साथ। और यहां आके आप अटकोगे, अटको, बहुत सारे बच्चे अटकेंगे इससे और इस स्टेप के अंदर। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन करवाई जाएगी KOBr के साथ, प्रोडक्ट आपको बताना है। इधर थोड़ा सा चलते हैं, यहां पर लिख रहा है 98% कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारे सामने है। फिर रिएक्शन करवाई गई है KOBr के साथ और प्रोडक्ट आपको बताने हैं। बढ़िया क्वेश्चन बन गया है ये आप लोगों के सामने। बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आया है, जल्दी से जल्दी दिमाग चलाएंगे। ये सीक्वेंस रिएक्शन बोलते हैं इनको। ये अगर आपने 30-40 कर लेना तो पूरी ऑर्गेनिक में पकड़ बन जाती है इससे। मैंने आपको बार बार वो लेक्चर शेयर करता रहता हूं, दोनों लेक्चर आप जरूर देख ले आगे की सीक्वेंस रिएक्शंस को कनेक्ट करने के लिए। सिलेबस खत्म होने के बाद आराम से पूरा रिवीजन करने के बाद एक लेक्चर में ही आपका कॉन्फिडेंस 180 से पलट जाएगा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें क्या हो गई हैं याद। तो अपन 2 तक कर चुके हैं, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे लेक्चर 3 में। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। बताओ सबसे पहले वाले में क्या बनेगा, इन दोनों से बनता है Br रेडिकल। एक बात बताऊं मैं आपको, एल्केन की मात्र एक रिएक्शन पढ़ाई है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और Br रेडिकल सबसे पहले 3 डिग्री H को हटाएगा, 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री, और एलाइलिक और बेंजालिक हो तो बात ही अलग है मेरे भाई। पक्का? चलिए तो बताओ कौन से H को हटा देगा, आपके 2 डिग्री H को हटाएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए। और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, Br। रिएक्शन आगे करवाई जाएगी Na प्लस और I माइनस। बता I माइनस, एनाइन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, एसिडिक H नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही नहीं है। तीसरा काम SN2 या E2, E2 ये करता नहीं है तो SN2 से जाएगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और Br निकलेगा खटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो बताइए मेरे भाई यहां पर कौन आ जाएगा, I। पक्का? यस। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने दिया हुआ है Na प्लस और Cn माइनस। भूलिएगा नहीं, Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल को ही लिविंग ग्रुप को हटाना है तो वो लेस Cn की साइड से अटैक करेगा। क्लियर? Cn माइनस एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। बताइए अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा, Cn। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये आपके सामने बनेगा। रिएक्शन इज अगेन प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। अब मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 डायरेक्शन में रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है, जहां आपको ज्यादा कंफ्यूजन होंगे ना वो अपने आप क्लियर कर दिए जाएंगे। यहां पर हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, यहां पर भी हाइड्रोलिसिस। इफ कंसंट्रेशन इज 96 और मोर, पार्शियल, और उसके अलावा कंप्लीट। तो अगर मैं इधर आ जाऊं तो बताओ हाइड्रोलिसिस कैसा होगा, हाइड्रोलिसिस कैसा होगा, कंप्लीट की पार्शियल। बताओ हाइड्रोलिसिस कैसा होगा, कंप्लीट की पार्शियल। पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, अमाइड। और अब आप समझ गए होंगे कौन सा रिएक्शन आपके सामने होने वाला है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो CO को गायब करके और क्या लगा दो, NH2।
दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इधर आओ मेरे भाई, ऊपर की साइड से चलेंगे। आप बताइए इस कंडीशन पर कैसा हाइड्रोलिसिस होगा? पार्शियल, सॉरी पार्शियल कंप्लीट होगा। कैसा होगा? कंप्लीट। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? और ये सारे के सारे रिएजेंट OH हटाकर Cl लगाने में एक्सपर्ट है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद आप अटकेंगे ही अटकेंगे। इसके बाद आप लोग अटकेंगे ही अटकेंगे। इसमें आके बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे। और मैं बताऊं, जब अटक जाओ ना सीक्वेंस रिएक्शन में, तो आगे वाला स्टेप देखा करो। ये है KOBr, मतलब KOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। ये पूरी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक में आपके लेवल पर 2 बार, एक तो हेलोफॉर्म और एक बार हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो आप जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन बनने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमाइड बनने की उम्मीद है। मैंने आपको कई बार कहा है कि ये Cl क्या है? आपका लिविंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऐसे नहीं। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक वापस बनेगा और Cl बाहर। तो बताइए किसकी फॉर्मेशन कर देगा? लिख दे नीचे SNAE। तो यहां पर आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? अमाइड की। और आप जानते हैं इसके आगे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन CO2 में उड़ा के क्या बना दे? अमीन, 2 कोड़ी का। देखो इसी ने ही कितनी रिएक्शन को रिवाइज करवा दिया है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। Cn- एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। SN2 में कहां से अटैक करता है? लेस Cn की साइड से। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम मूव करेंगे मैकेनिज्म की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे? मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। निपटा दिया है क्या सभी ने? कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, आप यहां आकर अटकेंगे ही अटकेंगे, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर को अहमियत देते ही नहीं है। और उससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। CO पर लिविंग ग्रुप होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर हटा के चला जाएगा, बस। तो CO पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट वो होता है वाया एडिशन एलिमिनेशन। निपटा दिया है क्या? चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ। यह भी आपको काफी चीज सिखा देगा। यहां पर ये हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, सॉरी एक एल्काइल बेंजीन दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। रिएक्शन जो है वो करवाई जा रही है सबसे पहले KMnO4 के साथ। KMnO4 बेसिक मीडियम, हीट। उसके बाद आपने H3O प्लस ऐड कर दिया है। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके सामने बना ही होगा। बने हुए प्रोडक्ट की रिएक्शन आपने करवा दी है SOCl2 के साथ, या फिर PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ। कोई प्रोडक्ट बनकर आया, उसकी रिएक्शन आपने करवा दी है किसके साथ? अमोनिया के साथ। कोई ना कोई प्रोडक्ट बनकर आया होगा, उसकी रिएक्शन आपने करवा दी है KOBr के साथ। और रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे। आज ही जो पॉइंट थोड़ी देर पहले बताया था उसी को ही वापस ले लिया। तो अगर आपने क्लास में बैठ के मेरी बातें सुनी है ना भाई, रिवाइज तो मैं आपको करवा दूंगा, एकदम रट जाएगा। आप बोलोगे कि पता नहीं सर, जब पढ़ाया तब समझ में आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये पता चल गया ये आता है तो ये होता है। और यही फाइनल स्टेज है आपके सिलेक्शन की। बताइए सबसे पहला पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइड चेन ऑक्सीडेशन। लिख लेना इसके नीचे। जब तक यहां पर बेंजाइलिक एच होगा तब तक पूरी साइड चेन का कितने कार्बन है से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बन जाएगा? COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहां पर आपके सामने बनकर आ जाएगा बेंजोइक एसिड। बताओ आगे वाले स्टेप आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? OH हटा के Cl लगाओ ना सर, कहां पर दिक्कत है? चलिए तो रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी। और बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl। अब तो बता दे मेरे भाई, Cl क्या है आपका? लिविंग ग्रुप, ऐसे लिख के रखा करो, क्लियर। और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं से उसको क्या कर देगा? रिप्लेस। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक वापस बनेगा, Cl बाहर।
तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा यहां पर, SNAE। मुझे पता है आप यही आके अटकेंगे और कहीं नहीं अटकने वाले। फिर आपके सामने बनकर आ जाएगा कौन, अमाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइड। और उम्मीद करता हूं इससे आगे के स्टेप आपको मालूम है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एनिलीन। निपटा दिया है क्या? देखो मैं जानबूझकर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बाकी की बोल दिया है कि आखिरी के चैप्टर में तेज तेज चलूंगा, क्योंकि उसको आप वहां पर देख सकते हैं, पहले से ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इनको जल्दी जल्दी खींच के बर्बाद कर दूं और उनको करवाने के चक्कर में तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अमीन तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी वहां भी नहीं, यहां आओगे वापस रिकॉर्डिंग जाके देखोगे। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। देखो जो बोलता हूं मैं खुल के बोलता हूं, मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं हम। निपटा दिया है क्या? हाँ, आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा, एक दो क्वेश्चन तुम खुद से भी ऐड कर रहे होगे, जितना मैं लिखता हूं उतना ही थोड़ी लिखते हो तुम लोग। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने आता है मैकेनिज्म। भाई एम्स जब हुआ करता था ना, तो इसके मैकेनिज्म रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन पूछा करता था। क्लियर? हालांकि एनसीईआरटी ने इसका मैकेनिज्म नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी एक दो लाइन ऐसा लिख देता है कि बिना मैकेनिज्म के तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। राइमर टीमैन रिएक्शन का भी डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं देता है, वो बीच के इंटरमीडिएट फेंक देता है कि अब बताइए इसको बिना मैकेनिज्म के कैसे बताएगा। तो हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइड ले लेते हैं। 1 डिग्री अमाइड का होना बेहद जरूरी है। देखिए अमाइड्स में अगर अपन बात करना चाहें तो ये हाइड्रोजन आपके स्लाइटली एसिडिक नेचर के होते हैं। पहला कारण तो ये नाइट्रोजन पर है, दूसरा कारण नेगेटिव जैसे बनाओगे सीओ के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर मैं पीछे जाके लिखूंगा, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है। बोलेगा बताओ इन दोनों में से एक अमाइड है और एक इमाइड है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटबुक से ही क्वेश्चंस होंगे तो ये फालतू की बातें हैं। आपके पास अगर रीजन है चीजों को समझने का तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ दोनों में से किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है? मेरे भाई यहां पर नेगेटिव 2 CO के साथ रेजोनेंस करेगा और यहां पर नेगेटिव 1 CO के साथ रेजोनेंस करेगा, तो योर इमाइड्स आर मोर एसिडिक देन अमाइड्स। दो कोड़ी के सवाल होते हैं ये। चलिए तो हम आते हैं मैकेनिज्म पर। देखिए रिएक्शन में पहले मैं एक बार बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लूं, वापस जाऊंगा। पहले एक बार बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि मैं हर एक मोल का भी हिसाब दे पाऊं। यहां पर रिएक्शन करवाई जाएगी 1 डिग्री अमाइड की। क्लियर? किसके साथ? 4 मोल हम लेंगे NaOH। जे मेंस ने एक बार मोल पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? मोल। तो बच्चों को लगा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछिए, उसके बावजूद भी लोगों ने बस 4 पर ध्यान दिया कि 4 बता दो बच्चे को, कैसे भी कहां लग रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, तुक्केबाजी पर उतराए लोग। रिएक्शन फिर हमारे सामने होगी इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, और जब ये रिएक्शन होगी तो आप जानते हैं यहां पर क्या कन्वर्ट होने वाला है, NH2। साथ में कौन बनने वाला है यहां पर, Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी। साथ में आपके बनेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर, और अगर अपन बात करना चाहें 2 मोल्स ऑफ NaBr। आपको फिर लगा होगा कि सर आप बिल्कुल हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरह गजब तरीके से रट के आए हो, एकदम सारे मोल बकायदा आपने प्रॉपर लिख दिए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप मैकेनिज्म के बाद बोलने लगोगे। जैसे अब आपसे कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछे तो आपके दिमाग में क्लियर है 3 मोल तो अल्फा एच हटाने में और चौथा मोल CH3 को हटाने में अपने आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ जाती है। तो यहां पर भी हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी है, और जेई मेंस ने बोला था कि बताओ इसमें बेस के कितने मोल कंज्यूम होते हैं, तो यहां से भी बता सकते हैं। तो PYQ पर अपना बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। अब हम रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आएगा OH-। बताओ एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, इस पर करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव। देखो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से ही है क्या, हाँ माना वो लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है लेकिन है तो सही। तो यहां पर एक लोन पेयर तो इस पर पहले से ही था, और जैसे ही आपने यहां से H+ को हटाया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गए। तो एक तो नाइट्रोजन का खुद का था, एक ऑक्सीजन का आया, जिसकी वजह से उस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। अब इसके एसिडिक होने का कारण भी हम समझा रहे हैं कि क्यों ये इतनी आसानी से हट पाया, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज।
बताइए नेगेटिव चार्ज किस पर चला गया है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां पर जो CO ग्रुप का आपका स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, वो कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। और जब आपका OH माइनस ने यहां से H प्लस चुराया होगा तो क्या बनकर आया होगा? H2O। बताओ बेस का कितना मोल कंज्यूम हो चुका अभी तक? बेस का 1 मोल कंज्यूम हो गया है कि नहीं हो गया है? बिल्कुल एलोफॉर्म रिएक्शन की तरह, अल्फा एच हटा ले, इनोलेट आयन और एलोजन पर अटैक करा ले। तो यहां पर भी आपने इसको हटाकर एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन कर दी है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के पास 2 रिएक्टिव साइट होती है। बताओ 2 रिएक्टिव साइट है कि नहीं है? अरे इसके पास 2 रिएक्टिव साइट है कि नहीं है? इट कैन अटैक वाया नाइट्रोजन और इट कैन अटैक वाया ऑक्सीजन। इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आप तो 2-4 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हो, बहुत सारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बताओ हैलोजन पर अटैक करवाना है, बॉन्ड टूट चुका है कि बॉन्ड तोड़ना है? अरे बॉन्ड टूट चुका है कि बॉन्ड तोड़ना है? तो मोर ईएन की साइड से अटैक करेगा कि लेस ईएन की साइड से? इट मींस योर हैलोजेंस आर रिएक्टिंग विद न्यूक्लियोफाइल। तो हैलोजन का नेचर कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन के साथ भी रिएक्शन किया था इसने, इनोलेट आयन के साथ भी रिएक्शन किया था इसने। योर हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां पर इसके सिग्मा स्टार में अटैक होता है, ये करेगा अटैक और ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकलेगा खटैक। रिएक्शन आगे बढ़ेगी और जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी मेरे भाई, तो बताइए नाइट्रोजन पर से एक एच हटकर कौन आ जाएगा? Br। बाहर कौन निकलेगा? Br माइनस। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? अभी तक बेस का कितना मोल यूज हुआ है? एक। ये नाइट्रोजन से एच हटा ले, आपका कॉन्जुगेट बेस X2 पर अटैक करके ये बना देगा। अब सुनने में आया है कि दूसरा जो H नाइट्रोजन पर बच गया है, दूसरा जो H नाइट्रोजन पर बच गया है मेरे भाई, वो और भी आसानी से हटेगा। बिकॉज हैलोजन का कैसा नेचर आ गया है अब? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बेस का दूसरा मोल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, बेस का दूसरा मोल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है। ये फिर से अटैक करेगा इस H के ऊपर, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक लोन पेयर तो इस पर पहले से ही था क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक H के हटने से आ जाएगा। तो अब इस पर कितने लोन पेयर आ गए हैं? 2। और कौन लगा हुआ है? Br। साथ में कौन बन गया है? वाटर। मुझे यहां तक बता दो बेस के कितने मोल कंज्यूम हो चुके हैं? 2। दोनों H को हटाने में कितने मोल लग गए हैं? 2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद के आगे की जो कहानी है, इसके बाद के आगे की जो कहानी है, वो अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स अलग अलग दिखती हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कहती हैं कि इससे आगे इस प्रकार से बढ़िए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कहती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बढ़िए। हम दोनों ही तरीके से चलेंगे क्योंकि जब बुक्स में डिस्प्यूट होगा तो वो हमसे कभी क्लैरिफाई नहीं करवाएगा। जब कोई बातें कंट्रोवर्शियल होती हैं तो एग्जामिनर उन पर हाथ नहीं रखता है, या फिर ऑप्शन ही ऐसा बनाकर देगा कि आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। अब इससे आगे के बढ़ने का जो रास्ता है वो समझिए। ये आपके सामने बनकर आ गया है RCO। बताओ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। पक्का? कितने लोन पेयर है इसके ऊपर? 2 लोन पेयर। और यहां पर कौन लगा हुआ है? Br। और आप जानते हैं हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और यहां से हैलोजन को हटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज देयर इज लोन पेयर रिपल्सन। लेकिन भाई साहब जैसे ही हैलोजन हटेगा, सुनो ध्यान से, जैसे ही हैलोजन हटेगा नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकंप्लीट हो जाएगा। राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। एक बॉन्ड मतलब 2, 2 और 2 4। अब सभी का ध्यान यहां होना चाहिए क्योंकि इसके बाद बच्चे को दिक्कत आती है। तो यहां पर 2 तो 4 और 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपका लिविंग ग्रुप यहां से हटा, कौन हटा? लिविंग ग्रुप अगर यहां से हटा तो बताइए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। डे 1 से कह रहा हूं लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। तो फिर नाइट्रोजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2, तो 4 और 2 6। इनकंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह काम करने लगेगा। तो देखिए रिएक्शन को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का क्या मानना है कि यहां से Br का हटना और बाजू वाले
कार्बोनिल कार्बन से, एनसीईआरटी लिखता है कि कार्बोनिल कार्बन से अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है इस रिएक्शन के अंदर। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इस स्टेप की बात कर रहा है कि बिना मैकेनिज्म के तू आगे बढ़ के दिखा। तो यहां से अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होना साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा कुछ बुक्स का मानना है कि यहां से बीआर का हटना और यहां से आर का नाइट्रोजन पर ट्रांसफर होना साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हम इसको स्लो मोशन में समझते हैं। कैसे समझते हैं? स्लो मोशन में। ध्यान से सुनिए, अगर आपका यहां से बीआर हटा तो बताओ नाइट्रोजन पर क्या होगा? ऑर्बिटल खाली, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? इनकंप्लीट। अगर मैं यहां से आर को उधर ट्रांसफर कर दूं, आप जानते हैं भाई, ध्यान से सुनते रहो, आप जानते हैं माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्लो मोशन में समझो, एक तो माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलते हैं, दूसरा लिविंग ग्रुप भी आपके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाता है। अगर यहां से लिविंग ग्रुप हटा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हटेगा, और अगर यहां से आर नाइट्रोजन के ऊपर आया तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साथ आएगा। माइग्रेटिंग एटम और ग्रुप हमेशा माइनस बनकर माइग्रेट करता है। स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं रीअरेंजमेंट के अंदर, क्लियर? तो यहां से आर इधर पहुंच जाएगा, बीआर उधर से निकल जाएगा। नाइट्रोजन की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बीआर गया तो कौन आ गया? आर। सही बात है कि नहीं है? लेकिन कार्बन की सेहत पर फर्क पड़ेगा। जिस एटम या ग्रुप से कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कौन माइग्रेट कर रहा है? आर। तो सबसे पहले हम स्लो मोशन में समझते हैं। यहां पर हमारे सामने है कार्बोनिल कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। मैंने एज इट इज बनाया है ये वाला डबल बॉन्ड, क्लियर? क्या कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है? ये रहा सिंगल बॉन्ड। आप बताइए, जैसे ही यहां से बीआर बाहर निकलेगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा? आर। कौन ले लेगा? आर। नाइट्रोजन के ऊपर आप बताओ कितने लोन पेयर रहेंगे उस टाइम पर? 2। और कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि एक गया तो दूसरा आ गया, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आर माइग्रेट करके गया है जिसकी वजह से उसका एक बॉन्ड टूट गया है। अब बताओ इस पर कैसा है? पॉजिटिव, और इस पर कैसा है? नेगेटिव। अगर ये बोले कि देख भाई, जैसे ही आर इधर आएगा मैं आपको अपना लोन पेयर शेयर कर दूंगा, तो बताइए यहां से समझो स्लो मोशन में, बीआर के जाने से आर के आने से नाइट्रोजन तो जैसा था वैसा का वैसा रहा। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। लेकिन आर के जाने से इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और अगर नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर दे दे तो नाइट्रोजन पर कैसा आना चाहिए था? प्लस। और कार्बन पर कैसा आना चाहिए था? माइनस। तो जैसे ही इसको अपना लोन पेयर देगा, इसका माइनस गायब और इसका प्लस गायब, क्लियर? तो रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। अब आपको यहां पर कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं देगा, बल्कि कार्बन और नाइट्रोजन में क्या दिखाई देगा? डबल बॉन्ड। और बाहर कौन निकल जाएगा? बीआर माइनस। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बताओ, रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज कितना है? -1, जो कि नाइट्रोजन पर है। प्रोडक्ट साइड भी कितना है? -1, जो कि बीआर पर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये आपके सामने बनकर आता है आइसोसाइनेट। क्या बनकर आता है? आइसोसाइनेट एज एन इंटरमीडिएट। लेकिन इस रिएक्शन में बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी बातें हुई है। मैं वो सारी बातें यहीं पर लिखता हूं। सबसे पहले ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है ना, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। कैसा है? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। मतलब जब आपका ये आर जाएगा ना, वो इसी के नाइट्रोजन पर जाएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पर नहीं जाएगा। एक बात सुन ले ध्यान से, रीअरेंजमेंट हमेशा ही इंट्रामोलिकुलर हुआ है। रीअरेंजमेंट हमेशा ही इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है ये अकेली रिएक्शन हो रही होगी, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, लेकिन ये आर किसी दूसरे के नाइट्रोजन पर, ये आर अपने ही नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। तो सबसे पहला तो यहां पर हमारे सामने क्या देखने को मिलेगा? इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। क्या देखने को मिलेगा? इंट्रामोलिक्यूलर, ये हमारे सामने रहेगा इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जो कि एनसीईआरटी ने भी इसका नाम लिखा है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, जब ये आपका आर माइग्रेट करेगा ना, क्या करेगा? आर आपका माइग्रेट करेगा, और मान लो ना ये आर माइग्रेट कर रहा है, वो कार्बन कायरलिटी सेंटर है। क्या है? तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ माइग्रेट करेगा। जब भी आपका एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है शिफ्टिंग के अंदर, तो वो हमेशा किससे माइग्रेट करता है? विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, माइग्रेशन ऑफ आर, माइग्रेशन ऑफ
R यानी कि alkyl group takes place, migration of R takes place with retention of configuration, with retention of configuration. इसका मतलब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, अभी आपको चमकेगा नहीं। मान लो इस कार्बन पर कायरल्टी सेंटर था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था R, तो ये नाइट्रोजन पर भी जाकर R ही रहेगा, R से S नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ माइग्रेट करेगा। और सबसे जबरदस्त पॉइंट अब ये आ रहा है, इस रिएक्शन का यही स्टेप RDS है। इस एल्काइल ग्रुप का कार्बन टू नाइट्रोजन जाना ही इस रिएक्शन का RDS है। क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें, दिस इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या है? RDS है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, हालांकि नीट में इन पर एक पर भी बात नहीं करता है, बट अगर अच्छे लेवल पर गया तो बातें हो सकती है। अब आते हैं हम इधर, दूसरी बुक्स कहती है, देखो इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि पहले कौन हट जाता है? Br। दूसरी बुक्स के तरीके से चलते हैं कि पहले कौन हटेगा? Br। अगर Br पहले हट गया तो बताओ, ये रहेगा R, ये रहेगा आपका CO, नाइट्रोजन पर से किसको हटा दिया आपने? पहले Br को। तो बताओ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए था? प्लस, लेकिन पहले से कैसा है? माइनस। तो बताओ एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर पहले से ही था, यस। दूसरा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की वजह से आया था, यस। अगर Br हट गया तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली। इस पर Br इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो प्लस आना चाहिए था, पहले से माइनस है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर आपके सामने ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली। और साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? Br माइनस। ये आपके सामने इंटरमीडिएट बनता है। कुछ बुक्स कहती है कि ये असाइल नाइट्रीन बनती है, और कुछ बुक्स कहती हैं ये असाइल नाइट्रीन नहीं बनती। ये डिस्प्यूट का मैटर है, आपसे ऐसी बातें कभी करेगा ही नहीं। ये जो असाइल ग्रुप है कि नहीं, RCO, तो ये आपके सामने बनकर आ जाता है असाइल नाइट्रीन। क्या बनकर आ जाता है? असाइल नाइट्रीन। जैसे कार्बिन होता है एग्जैक्टली वैसे कौन होता है? नाइट्रीन। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4 और 2, 6। इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कार्बोकेटाइन बनता था तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते आते थे? रीअरेंजमेंट। कहता है अब वो रीअरेंजमेंट होगा जिसकी बातें आप कर रहे हैं, अब वो रीअरेंजमेंट होगा। कार्बन से कौन माइग्रेट करेगा? आपका R ग्रुप। कहां पर आएगा? नाइट्रोजन पर। आप बताइए, अगर ये यहां से यहां आएगा तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि R माइनस बनकर आने वाला है। और जैसे ये माइग्रेट करेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो बोलता है जैसे ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर वापस शेयर कर देगा, तो नाइट्रोजन का माइनस गायब हो जाएगा और कार्बन का प्लस गायब हो जाएगा, और आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ बुक्स कहती हैं नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, कुछ बुक्स कहती हैं नाइट्रीन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये आपके सामने बनकर आ गया है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हमारे सामने हुई। अभी आगे बढ़ेंगे। अब आपका बना हुआ आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। और भाई साहब इसमें जो OH माइनस है ना, ये कैटालिस्ट का ही काम करता है। बेस का कोई भी मोल यहां पर कंज्यूम नहीं होता है, बेस का कोई भी मोल यहां पर कंज्यूम नहीं होता है। वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल इस हाइड्रोलिसिस को करवाता है। और इतिहास गवाह है, जब भी आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने हो तो नाइट्रोजन की तरफ क्या लगा दो? H, और कार्बन की तरफ क्या लगा दो? ऑक्सीजन। क्लियर? तो बताओ एक ही मॉलिक्यूल से काम चला दिया कि नहीं चला दिया? बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कौन आने वाला है? नाइट्रोजन पर आने वाले हैं 2 H, और दो जो H आए हैं वो कहां से आए हैं? सॉल्वेंट से, वाटर जो आपका बन रहा है। क्योंकि आप जो NaOH या KOH इस्तेमाल में लोगे वो डाइल्यूट होता है, 100% कंसंट्रेटेड नहीं होता है। यहां पर OH माइनस कंज्यूम ही नहीं हुआ है। क्लियर? ये बनेगा। और साथ में अगर अपन बात करना चाहे तो कौन बनेगा? CO2। कौन बनेगा? CO2। बताओ अभी तक बेस के कितने मोल कंज्यूम हुए रिएक्शन में? बेस के 2 ही मोल कंज्यूम हुए हैं, 1 और 1, 2। अभी तक और कोई मोल कंज्यूम नहीं हुआ है। यहां सर ये OH माइनस, दिस इज ए कैटालिस्ट, दिस इज ए कैटालिस्ट, कंज्यूम नहीं हुआ है, वाटर कंज्यूम हुआ है। अब आपका बना हुआ CO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा?
वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 और वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? H2CO3। आगे बात समझ में? बताओ वाटर के कितने मोल कंज्यूम कर दिए हमने? 2 लिए है कि नहीं लिए? इनका भी हिसाब देना पड़ेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। बना हुआ आपका H2CO3, बना हुआ आपका H2CO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और 2 मोल के साथ रिएक्शन करके बना देगा क्या? Na2CO3 प्लस जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर। कितने मोल बन गए वाटर के? 2 मोल। अब बताओ मैंने वाटर के सॉल्वेंट से कितने मोल लिए थे? 2, एक यहां पर और एक ये लौटा दिए मैंने। तो पूरी केमिकल रिएक्शन में बेस के कितने मोल लगे हैं? 4। आपको ये बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे कि 2 मोल तो देखो हाइड्रोजन को हटाने में लग गए, 1 मोल यहां और 1 मोल यहां, और 2 मोल इसके हाइड्रोलिसिस पर लग गए। कद्दू बेस का 1 मोल नहीं लगता यहां पर, बाकी के 2 मोल यहां लगे हैं। अगर वहीं पर 2 मोल लगा दिए तो फिर Na2CO3 कहां से बनाएगा? तो फिर Na2CO3 कहां बनाएगा? दूसरे बाकी के 2 मोल ये है। तो जब जेई मेंस ने पूछा था तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब बताओ नाइट्रोजन पर जो H आते हैं वो कहां से आते हैं? सॉल्वेंट से। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। ये तो देखो पूरा मैकेनिज्म हमने डिटेल में समझा है, तब हमें टाइम लगा है, वरना रिएक्शन करने में इसके बाद जितना मैंने धीरे धीरे बताया है इतना बताने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा भी बता सकता था, यहां से Br हटेगा, यहां से R आएगा और वो बन जाएगा आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट इस रिएक्शन का एक ट्रू इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? ट्रू इंटरमीडिएट। छापेंगे, आगे बढ़ूंगा। बनाने का जरूरत थोड़ी होता है, तू बीच में से निकाल लेगा क्या CO2 को? किसी बात कर रहा है? CO2 रिएक्शन में रिलीज हो रहा है तो कैसे निकालेगा? नलकी डाल के। आपका बेस मौजूद है, रिएक्शन तो होगी। बनाने का जरूरत तो बहुत जगह नहीं होता है बेटा, लेकिन आपके साइड प्रोडक्ट बनेंगे, आप रोक नहीं सकते ना। देखो जरूरत तो आपको कोई बोले कि नेगेटिव करने की है ही नहीं, जो नीट की तैयारी नहीं करता वो ज्ञान देगा कि नहीं आता था तो छोड़ देता, नेगेटिव क्यों किया। अब तू जानता है कि हमको थोड़ी पता था कि ये नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? असाइल नाइट्रीन को कुछ इंटरमीडिएट मानते हैं, कुछ इंटरमीडिएट नहीं मानते हैं। ये वाला डब्बा मैकेनिज्म क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? ये इस रिएक्शन का क्या है? RDS। यही सारी बातें यहां लिखनी है, ये तीनों पॉइंट यहां कॉपी कर दो। हाँ, अगर आप इस बिल्कुल अगर इस वाले मैकेनिज्म से जाना चाहते हो तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है ये कैसा होगा? इंट्रामोलिक्यूलर। और आपका R माइग्रेट करेगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और R का नाइट्रोजन से सॉरी कार्बन से नाइट्रोजन पर जाना ही RDS है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देखो एक लाइन लिखता है, इन दिस रिएक्शन R एल्काइल ग्रुप शिफ्ट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू नाइट्रोजन। ये लिखा हुआ कुछ नहीं छोड़ता है ये थोड़ी सी अलग लेवल की किताब है। इसलिए मैं बोलता हूं जैसे सब्जी में नमक होता है स्वाद अनुसार, एनसीईआरटी औकात अनुसार। जिसकी जितनी औकात उतना जान लो इससे। लीजिए अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप जुगाड़ से चल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स बता दीजिए मुझे।
निपटा दिया क्या मेरे भाई? ये इंटरमीडिएट्स हैं इस रिएक्शन के। क्या है? इंटरमीडिएट्स। असाइल नाइट्रिक कंट्रोवर्शियल है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। एक ही रिएक्शन हुई अभी तक, अगर ढंग से देखो तो। जहां जिस रिएक्शन को टाइम देना चाहिए उस रिएक्शन को हमने टाइम दिया है। जैसे मैंने बोला बायोमोलिक्यूल ऑनलाइन देख लेना, चेहरे जूते जैसे हो गए। इसको 10 मिनट में खत्म करता और उसको भी पढ़ा देता, ये भी खत्म वो भी खत्म, फिर इधर उधर भटकते जैसे जैसे मैं देखता तो अपशब्द कहने लगते कि क्या किया इसने आखिरी में हमारे साथ, कि यही तो पढ़ने के लिए आए थे और वही ढंग से नहीं पढ़ाया। हाँ, सूखी गाली देते, देखो कैसे कह रहे हैं राक्षस कि गाली तो अभी भी देंगे लेकिन इस बार गिल्ली देंगे, सूखी नहीं। निपटा दिया है क्या? ध्यान से सुनो, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर मान लो कभी आपसे रिएक्शन में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये तीनों ऑप्शन में दिए हो, अब आपको सेलेक्ट कितना करना पड़ जाए? एक। इसको, दिस इज द ट्रू इंटरमीडिएट। इनको तभी आप आइसोलेट कर पाओगे जब रिएक्शन को बहुत केयरफुली करवाओगे, वरना ये तो आइसोलेट हो जाता है। तो इसके सामने लिख लो ट्रू इंटरमीडिएट। इसका मतलब है कि इन तीनों में से भी कभी सेलेक्ट करना पड़ जाए तो हम एक को सेलेक्ट करेंगे, आइसोसाइनेट को, और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बाकी सब एग्जाम्स में बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन रिएक्शन संबंधित, अगर हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़े होते ना तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में सुलटा दिए जाते। ऐसे मास्टर बोलता है चुटकी से सीओ उड़ा दे, सीधा प्रोडक्ट बना दे, क्योंकि इससे बेहतरीन कोई जुगाड़ी नहीं है। अब एग्जामिनर उसको देखो चुटकी में उड़ाएगा। ये हमारे सामने है NH2, रिएक्शन किसके साथ करवाया गया है? NaOD इन द प्रेजेंस ऑफ D2O एंड Br2। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? आप बताओ, जो नाइट्रोजन पर 2H आए हैं वो कहां से आए हैं? सोलवेंट से। और इस बार सोलवेंट क्या है? D2O। तो जिसने चुटकी से उड़ा दिया वो उड़ गया फिर, क्योंकि उसके नाइट्रोजन पर क्या मिलेंगे? H। लेकिन मैकेनिज्म समझने के बाद चमका है कि भाई साहब नाइट्रोजन के तो दोनों H ही गायब हो गए कि नहीं हो गए? फिर बाद में जो H आए हैं वो सोलवेंट से आए हैं। क्लियर? तो बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 और क्या बनेगा? ND2। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से घुमा देगा, CH3 CH2 CONH2, सॉरी D2 करेंगे इस बार। D2 रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH.H2O एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। बताइए इस बार रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा? इस बार H की जगह क्या आएंगे? सॉरी D की जगह क्या आएंगे? H। तो ये सब बातें हमको मैकेनिज्म के बाद ही तो पता चली, हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म याद नहीं रहेंगे, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म याद नहीं रहते हैं, बट आपको जितना याद रहना चाहिए उतना याद रहेगा, जितना याद रहना चाहिए उतना याद रहेगा। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से, निपटाओ इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मुझे पता है क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, तभी तो फेफड़े फोड़ रहा हूं इतनी देर से एक रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि इस पर लगातार क्वेश्चन बन चुके हैं। आए वे ही रिएक्शन पर क्वेश्चन बनाया जाए तो लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। या तो रिपीट करे पूछा हुआ, और रिपीट नहीं करेगा तो नई बात पूछेगा, और नई बात पूछेगा तो साफ कर देगा हमको। निपटा दिया है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? Which of the following will give Hoffman bromamide degradation reaction? बताइए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन देते हैं आपके? 1 डिग्री अमाइड्स, एलिफैटिक एरोमेटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन?
देखते हैं कितनों लोगों को चीजें चमकती हैं और कितने लोगों को चीजें नहीं चमकती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो जबरदस्त आपके लिए रहेगा, और एनसीईआरटी के दायरे में रह के एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस किया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा कि अब आप नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तुम बहुत तेज लिखते हो, ठीक है, एक ये बोर्ड भी बहुत जबरदस्त चलता है कि तुम पढ़ा के दिखाओ, पढ़ाओगे कैसे? अच्छा, आप लोगों की तारीफ उनको खत्म करना होगा। तारीफ से बड़ा कोई जहर होता ही। तुम किसी मास्टर की तारीफ कर दो, देखो फुल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फिर बाहर जाके बोल दो कि सर आज का समझ में नहीं आया, सब गायब। उस बच्चे को जो बोल रहा था कि सब मजा आ गया, और वही बच्चा थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आया, मास्टर के भी 180 से पलट जाते हैं। किसी बच्चे ने ये कह दिया ना कि सर समझ में नहीं आया, वो मास्टर उसको डाउट भी ढंग से नहीं बताता है, सीधा दिल पे ले जाता है। आंसर आपने अभी तक नहीं दिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। बताइए सबसे पहले वाले में ये देगा, ये देगा, ये यही तो निपटाएगा तुमको। ये कहां बना पूरी रिएक्शन में? जरा बताओ हमको कहां बना? नाइट्रोजन पर 2 Br कहां है भाई साहब? ये तो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये खेला उसने दिमाग से खेल, मैकेनिज्म के अंदर जाकर कि 2H है तो बच्चा पहचान लेगा कि 1 डिग्री अमाइड है, लेकिन H हटकर Br आ जाए तो चलेगा। फिर आप इसको एलोफॉर्म से लिंक कर गए कि जितने भी H हटा के Br लगा दो, कोई दिक्कत है? दिक्कत यहां मेरे भाई, क्योंकि यहां किसी भी स्टेप में नाइट्रोजन पर 2 Br, यही तो छिलने वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था। निपटाएगा ढंग से, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा, Br की जगह कोई और लिविंग ग्रुप होगा तो भी चल जाएगा इसमें तो, क्योंकि फाइनली इसको हटना ही है। अगर कोई लिविंग ग्रुप होगा ना दूसरे वाला जो हमारे सिलेबस में नहीं है नॉर्मली, ओटीएस वगैरह, तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कंपेयर द रेट ऑफ हॉफमैन bromamide degradation reaction. Compare the rate of Hofmann bromamide degradation reaction. Compare the rate of Hofmann bromamide degradation reaction. Compare the rate of Hofmann bromamide degradation reaction. Clear? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने का चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन भाई साहब पूछ लिया गया तो हम ना तो कह नहीं पाएंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाई गई है। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 NaOH। कहता है रिएक्शन R1 रेट पर प्रोसीड कर रही है। अगला हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, RCO NH2 हमारे सामने है, और इसकी पैरा पोजीशन पर OCH3 को लगा दिया गया है। क्लियर? Br2 के साथ रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बाकी सब कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, बट रिएक्टेंट से अलग अलग लिए गए हैं, और रिएक्शन को इस प्रकार से प्रोसीड करवाया जा रहा है। ये हमारे सामने दिया गया है। रिएक्शन इज कैरिड आउट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH and reaction is taking place at the rate of R3 and we have to compare the rate। आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट RDS पर डिपेंड करता है, और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का RDS आप पहचानिए क्या था? R का माइग्रेशन। R कार्बन से कहां जा रहा है? नाइट्रोजन पर। एक तो आपको समझ में आ गया, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आने से रेट बढ़ेगा या घटेगा। खेल यही खेल रहा है कि R का माइग्रेशन कब आसान होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, कब R का माइग्रेशन आसान होगा? पहले इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट तो आप बना ही लेंगे। क्लियर? देखो, इसमें जब माइग्रेशन होगा तो ये फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगी कहां से? कार्बन टू नाइट्रोजन RDS में।
यहां पर भी ये आपका रिंग माइग्रेट करेगा आरडीएस में कार्बन टू नाइट्रोजन, और इसमें भी ये माइग्रेट करेगा आरडीएस में कार्बन टू नाइट्रोजन। माइग्रेशन उसका इजी होता है, सुन ध्यान से, माइग्रेशन उसका इजी होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जल्दी माइग्रेट करते हैं। पता है सबसे पहले H माइनस क्यों बनता है? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए बाजू वाले पर हाइड्रोजन है, खटक से भगेगा। अब सुनो, आपने मैंने कभी बात बताई नहीं, क्योंकि सारी बातें कभी ना कभी बतानी पड़ती हैं। अगर मैं पूछूं, बताओ आपका मिथाइल जल्दी माइग्रेट करेगा, आपका इथाइल जल्दी माइग्रेट करेगा, या फिर आपका टर्सरी ब्यूटाइल जल्दी माइग्रेट करेगा? आप सोचो, रुको, सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं आपको इन तीनों में से माइग्रेट करवाना हो, तो आप किसको माइग्रेट करवाओगे? इसको, क्योंकि इसके जाने से 3 अल्फा एच का नुकसान, इसके जाने से 2 अल्फा एच का नुकसान, और इसके जाने से कोई अल्फा एच का नुकसान नहीं हुआ। मैंने आपको इनडायरेक्टली बात बताई थी, क्योंकि इसमें जब ये R माइनस बनकर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? तो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना, वो सबसे जल्दी माइग्रेट कर जाता है, इसलिए आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जल्दी माइग्रेट करता है। फिर कौन माइग्रेट करेगा? इथाइल। और फिर कौन माइग्रेट करेगा? मिथाइल। तो रिएक्शन का रेट आया कि नहीं आया आपके सामने? बताओ, ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा प्लस आर से, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा माइनस आर से। फिर बताइए, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी जाएगी? सेकेंड। तो रिएक्शन का रेट रहेगा R2। उसके बाद आपका आएगा R1, और सबसे पीछे कौन मिलेगा? R3। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस रेयरली ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाएंगे तो तभी कर पाओगे जब आपकी नोटबुक में होगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी ना, आपके नोटबुक में आएंगे, क्योंकि उनमें लेवल अच्छा मिलेगा। मॉड्यूल और ईएलपी में आपको 2-2 कड़ी के क्वेश्चंस नजर आएंगे। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। नहीं नहीं नहीं, वो सब जुगाड़ है, माइग्रेटिंग ग्रुप के नेचर से ही बातें होंगी। ये उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है जिसमें बताया था R माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बताएंगे, और दोनों साइड कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन पता करेंगे। दोनों साइड कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन पता करेंगे। आप जानते हैं ना, इस रिएक्शन में भी आरडीएस के अंदर ये एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से कहां माइग्रेट करता है? नाइट्रोजन। आरडीएस चेक करो, एनसीईआरटी खुद इस बात को लिखता है कि एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू नाइट्रोजन। और इस माइग्रेशन के दौरान किसी भी रीअरेंजमेंट में, पहली बात तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा? इंट्रामोलिकुलर। रीअरेंजमेंट कैसा होगा? इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मोलिक्यूल होगा, आपस में कोई एक्सचेंज नहीं हो सकते। इंट्रामोलिकुलर आपका रीअरेंजमेंट रहेगा। दूसरी बात, जब भी रीअरेंजमेंट होता है तो आर जब भी माइग्रेट करेगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यहां या नहीं, कार्बोकेटाइन के भी रीअरेंजमेंट में बात वैलिड है। आप बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? जब आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपके सामने ये बनेगा। यहां पर रहेगा NH2। बताइए, वैज के ऊपर कौन रहेगा? CH3। बताइए, डैश के ऊपर कौन रहेगा? हाइड्रोजन। और बताइए, सॉलिड लाइन पर कौन रहेगा? CH2 CH3। यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिगरेशन। कायरलिटी सेंटर का कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आर माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। भाई, इस रिएक्शन में मैं जितने लेवल पर जा सकता था ना, उतने लेवल पर गया। जितने लेवल पर मैं जा सकता था, मैं उतने लेवल के ऊपर गया, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो।
ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। टाइम तक तो पढ़ाने दो। ए, जब चाहें तब जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, याद रहेंगे ये दिन। मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये करवाता ही नहीं। क्या एक पॉइंट आपने और लिखा है इस रिएक्शन के अंदर, क्या इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट आपका विद इन द, अभी टाइम भी नहीं हुआ है, तुम बार बार ऐसे करोगे मैं बता रहा हूं उड़ा दूंगा आखिरी में। फिर एक, अभी तो बेटा आखिरी में रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए है। कभी तुम्हें लग रहा है कि यहां भी नेम रिएक्शन तो हो ही गई है भाई, आपके लिए ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है। गिवन टाइम तक तो पढ़ाने दीजिए, इतनी देर में मैं अपनी बात पूरी कर देता। देखिए, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। बताओ इस रिंग में कहीं स्टार है? ये पूरी की पूरी रिंग जब आरडीएस में माइग्रेशन होगा इसी नाइट्रोजन पर जाएगी। बताओ इसमें स्टार है? नहीं है। और इस रिंग पर नाइट्रोजन पर स्टार है? नहीं है। तो एक में तो इसमें नाइट्रोजन पर स्टार है और एक में इसके कार्बन पर स्टार है। ये कभी भी आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे। एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन पर भी स्टार हो, रिंग पर भी स्टार हो। इसका मतलब तो ये रिंग इस नाइट्रोजन पर चली गई और ये रिंग इस नाइट्रोजन पर चली गई, मतलब दो मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो रीअरेंजमेंट कैसा हो गया? इंटरमोलिक्यूलर। और रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज इंट्रामोलिक्यूलर। तो यही आपका जो है ना रिंग इसके ऊपर जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो बताए कैसा प्रोडक्ट बनकर आएगा। एक तो आपके सामने अमीन ये रहेगा, जिस नाइट्रोजन पर स्टार है वो नाइट्रोजन बिना स्टार वाले रिंग के साथ ही रहेगा। क्लियर? और इधर जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट बनकर आएगा कि जिस रिंग पर स्टार है वो बिना नाइट्रोजन वाले के साथ, स्टार वाले नाइट्रोजन के साथ ही रहेगा। क्या इस रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें नाइट्रोजन पर भी स्टार हो जाए और रिंग पर भी क्या हो जाए? स्टार। नहीं। इसका मतलब तो क्या हुआ? ये रिंग इस नाइट्रोजन पर आ गई, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जबरदस्त लेवल पर जितना बता सकता था ना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को, उस लेवल पर मैंने डिस्कस किया है। एग्जामिनर कितना पूछ ले इससे बाहर जा ही नहीं सकता। एक प्रिपरेशन मेथड है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक प्रिपरेशन मेथड है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, रिएक्शन ऑफ आरएक्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया को एक्सेस लेने पर अलग बनता था, आरएक्स को एक्सेस लेने पर अलग बनता था, लेकिन वो लिख के छोड़ो, खुद से लिखना है। हाँ, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट वाला क्या नाम दिया उसका? अमोनोलाइसिस। कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड दिया हुआ है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अगला मेथड नंबर कौन सा है? 6, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ब्रैकेट में लिख ले, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा दिया है। एल्काइल हैलाइड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने। एनसीईआरटी भी लिख रही है, यूनिट 10 क्लास 12 में बता चुका आए हैं। क्लियर? यहां पर उसने सारी बातें की है। तो इसके साथ आपके प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं? खत्म। नेक्स्ट अब हमारे सामने शुरू होती है केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस में से हम एक केमिकल रिएक्शन आज निपटा देते हैं, बहुत छोटी सी है, कार्बल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। छोटी छोटी रिएक्शन है, भागने की जल्दी रहती है। हेडिंग लगा देंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स ऑब्लिक केमिकल टेस्ट ऑफ अमीन्स। रिएक्शन भी है और टेस्ट भी है ये सारे के सारे, क्योंकि क्या आती है इन रिएक्शंस में? ऑब्जर्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई भाई हमारे सामने। केमिकल रिएक्शंस
of amines, chemical reactions of amines oblique chemical test of amines, chemical test of amines। मतलब रिएक्शन में अगर अपन बात करना चाहें तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी, रिएक्शन भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा। इसमें पहली रिएक्शन बहुत सिंपल सी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये हमारे सामने रहेगा, या फिर इसी को आप क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अभी तो जाके टाइम 1:35 हुआ है, क्लास को शुरू हुए 5 मिनट ऊपर हुई है, 5 मिनट और इतनी देर में खत्म करेंगे। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ऑब्लिक आइसोसाइनाइड टेस्ट, एक रिएक्शन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, लिखिए। This reaction is given by 1 degree amines. This reaction is given by 1 degree amines. ये रिएक्शन भी 1 डिग्री अमीन देता है। ये डिग्री में बहुत कंफ्यूज करेगा इस चैप्टर में आपको। This reaction is given by 1 degree amines. ब्रैकेट में लिखो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। अमीन आपका 1 डिग्री होना चाहिए। This reaction is given by 1 degree amines, aliphatic as well as aromatic. क्लियर? देखो रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले समझो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके लेवल पर क्लोरोफॉर्म और OH माइनस 2 बार आए हैं। एक बार तो कहां पर आए थे, राइमर टीमैन रिएक्शन, और अब एक बार आपके आइसोसाइनाइड टेस्ट में आए हैं। और ये जब भी बेटा एक साथ आते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के तौर पर बनता ही बनता है। हालांकि इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला नहीं हूं। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन करवाई जाएगी। ये रहेगा आपके सामने 1 डिग्री अमीन, क्लियर। रिएक्शन करवाई जाएगी क्लोरोफॉर्म के साथ। यहां पर आपके सामने रहेगा क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और क्या करेगा, हीट। कई बार KOH और हीट करेगा। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने रहेगा क्लोरोफॉर्म, क्लियर, और उसके साथ आपके सामने दे देगा इथेनोलिक KOH, यानी कि इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। आप जानते हैं ये और भी अच्छा बेस हो जाता है, एलिमिनेशन के काम आता है। और अल्फा एलिमिनेशन तो करवानी है आपको यहां पर, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के अंदर हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही कार्बन से हटते हैं, तो उसको 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल माना जाता है। दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन में आपके सामने किसकी फॉर्मेशन होगी, डाइक्लोरोकार्बिन। और आपका जो रिएक्टेंट है 1 डिग्री अमीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड के अंदर। इसका कोई मैकेनिज्म आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और ये कंपाउंड की फाउल स्मेल होती है, मतलब बदबूदार स्मेल होती है, तो आप इसकी मदद से 1 डिग्री अमीन्स को पहचान सकते हो। किसको पहचान सकते हो, 1 डिग्री अमीन्स को। अगर क्लोरोफॉर्म और बेस डालने पर बहुत भयंकर बदबूदार आपके सामने कंपाउंड बन जाए तो समझ लो वो अमीन कैसा था, 1 डिग्री। हाँ बिल्कुल, जब आप कई दिनों तक नहीं नहाते वैसे ही कुछ स्मेल आती है। हाँ तो तुम्हारी तो मछली जैसी आती है। हाँ अरे वो तो मैं कह रहा हूं, तो तुम भी तो जल परे हो, तो जल परे कई दिन तक नहीं नहाते तो वैसी तो आएगी स्मेल। तो ये हमारे सामने रहेगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके सामने 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन भी है, दैट इज एनिलीन, तो भी आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। रिएक्शन करवाई जाएगी क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट। कई बार इथेनोलिक KOH लिख देगा, आप समझ गए हैं, वो भी एलिमिनेशन का ही काम करने वाला है। तो आपका आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अमीन आपका 1 डिग्री होना चाहिए, बस इतना सा है। अमीन कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, और इससे कोई मतलब नहीं।
रिएक्शन दिया हुआ, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। क्या बनेगा? CH3 CH2 और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? NC। अब NC का रिडक्शन करवा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रोजन वालों से क्या बना देता है? अमीन। हाँ, और आप रिएक्शन NiH2 के साथ भी करवा सकते हो। NiH2 को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो पाई बॉन्ड पोलर नॉन पोलर और सबको निपटा देता है। तो बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरे पास आगे जगह नहीं है, ये बनेगा CH3 CH2, नाइट्रोजन कार्बन के सारे बॉन्ड गायब, और यहां पर लगेगा H और वहां पर लगेगा CH3। तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा? 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन कर देगा। सीक्वेंस रिएक्शन में इसको कहीं ना कहीं उलझा देगा, सीक्वेंस रिएक्शन में इसको कहीं ना कहीं उलझा देगा। बस खत्म। पॉइंट लिखवाऊंगा ना अभी तो। बस एक पॉइंट लिख दो, जिसको जाना जाएगा स्टार लगा के लिख दो। यूजिंग दिस, अरे स्टार लगा के लिख दो फिर जिस लिखो बेटा, मेरे को जल्दी। तू टिफन टिफन चिल्ला रहा राक्षस। हाँ मालिक, इतना खर्चा हो ही गया है तो चिप्स भी ले ही लेते हैं। अब आपने रोक लिया तो कम से कम लिख के तो पूरा जाएंगे। स्टार लगाकर लिख दीजिए। This reaction can be used. This reaction can be used for the identification of. This reaction can be used for the identification of. This reaction can be used for the identification of 1 degree amines. ब्रैकेट में क्या लिख दो? Aliphatic as well as aromatic. This reaction can be used for the identification of 1 degree amines, aliphatic, aromatic दोनों, as well as chloroform, as well as chloroform, ये दोनों का टेस्ट होता है, क्लोरोफॉर्म का भी एंड 1 डिग्री अमीन का भी। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स एज वेल एज क्लोरोफॉर्म। अगर मान लो आपको 3-4 डब्बे दे दे कि बताओ किसमें क्लोरोफॉर्म है, तो उसमें KOH और क्या डाल दो? 1 डिग्री अमीन। तो उसमें फाउल स्मेल आता है, समझ जाओ उसमें कौन सा था? आपका क्लोरोफॉर्म। तो दोनों का टेस्ट होता है ये रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में ऑलमोस्ट अपना अमीन क्या बोल जाएगा? 10। किसका है? NCERT किसका? शनिवार को तो अपन 10 बुला ही देंगे, फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।